Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास के अंदर जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। मतलब हेलोएरिन्स जो होती हैं, हेलोएरिन्स तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड आएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और थर्ड रिएक्शंस होंगी रिएक्शन विद मेटल्स। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हेलोएरिन्स जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो एक्चुअली होना क्या है। जैसे समझे एक बार, मान लीजिए ये हेलोएरिन है, जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन में हमने यहां कोई हेलोजन जैसे क्लोरीन अटैच किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, हम ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये हेलोजन एटम जब इसके लोन पेयर, हेलोजन के एक्चुअली तीन लोन पेयर होते हैं हेलोजन एटम के पास, हेलोजन एटम के लोन पेयर और बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड होते हैं, या सिंपल मैं कह दूं लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग, जब ये दोनों मिलकर रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन की कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। और उन स्ट्रक्चर्स में होता क्या है, मैं आपको यहां शॉर्ट में एक चीज समझा दूं। मान लीजिए ये टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि ये हेलोजन जब अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ शेयर करता है तो कुल मिलाकर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेता है तो पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अब मैं सीधा बता सकता हूं कि हेलोएरिन में ऑर्थो पोजीशन के जो कार्बन हैं वो पार्शियली नेगेटिव और पैरा पोजीशन के कार्बन पार्शियली नेगेटिव होते हैं। या हम सीधा कह सकते हैं कि हेलोएरिन्स में हेलोजन एटम क्या करता है, बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो हेलोएरिन्स में जो क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एक बार आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, अब इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। कैसे कि यहां क्लोरीन एटम के पास तीन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। मान लीजिए यहां इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेता है तो पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन पार्शियल नेगेटिव, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर की होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखती है, तो बेंजीन रिंग क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगी। तो कुल मिलाकर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बनता है। अब जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो गई तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और इसकी डेंसिटी या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये फुलफिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसमें जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिए हैं तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, या मैं कह दूं इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन ने, इसके पास दो लोन पेयर है बट इसने तीसरा लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर किया है, इस पॉजिटिव कार्बन के साथ इसने लोन पेयर शेयर किया तो यहाँ एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिकवर हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग डबल बॉन्ड्स जो है, रिमेनिंग टू बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। अब क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ शेयर कर दिया। तो क्लोरीन ने अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ शेयर किया है, इट मींस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं क्लोरीन के पास यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें, ये माइनस है तो नेक्स्ट वाले कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज बनना चाहिए। कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में स्ट्रक्चर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। मान लीजिए माइनस था ऑलरेडी,
और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लेके ये भी माइनस बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ क्लोरीन के और बेंजीन के बीच में ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड बना हुआ है और क्लोरीन के पास एक लोन पेयर कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज मेंटेन रहेगा। अब यहाँ होना क्या है, जो पीछे पॉजिटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ये पेरा इस पोजीशन वाला कार्बन लेता है तो ये कार्बन पार्शियली नेगेटिव या नेगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो चार्ज यहां से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पार्शियली, ये एक तरह से कह दूं कि मैं ये कंप्लीट नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेक्स्ट कार्बन को होना चाहिए पार्शियली पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियल नेगेटिव होगा। नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसा ही होगा कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। अब ये डबल बॉन्ड आपको एज इट इज मेंटेन रखना है, एज इट इज बनाना है इसको। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस इस प्लस से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब क्या होना चाहिए इसमें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास वाले कार्बन को, इसके आगे वाले कार्बन को अब पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, जब क्लोरीन ने एक्चुअली क्या किया था, क्लोरीन ने जब बेंजीन के कार्बन को, जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा होता है, क्लोरीन को लगा कि यार इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो क्लोरीन ने अपना लोन पेयर देकर इसकी डेंसिटी को रिकवर किया। बट जब क्लोरीन को पता चला कि इसके पास वाले कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन भरपूर आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो चुकी है, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा। इस कंडीशन में ये कार्बन अब पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज बनेगा, ये प्लस और ये माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और अब क्लोरीन के पास अपने तीनों लोन पेयर एज इट इज आ जाएंगे, तो क्लोरीन एज इट इज वापस बन जाएगा। तो ये आपके क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम के लोन पेयर्स और बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच रेजोनेंस की वजह से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने से अब देखो यहां दो पॉइंट क्लियर होते हैं। इस पॉइंट में आपको एक तो ये पता चलता है, एक तो आपको पता चलता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरा हमको इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है समझे, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक इससे लास्ट वीडियो में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया था। मैंने वहां बताया था कि जब हेलो एरिन्स में हेलोजन और बेंजीन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से Cl- रिमूव नहीं होता इजीली। मतलब हेलो एरिन्स इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो कार्बन और बेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हेलोजन इजीली रिमूव नहीं होता। मतलब हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन स्ट्रक्चर से यह क्लियर होता है कि हेलो एरिन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा हमें यहां इंफॉर्मेशन क्या मिलती है जो अभी हमें इस टॉपिक में यूज करनी है, दूसरी इंफॉर्मेशन यह मिलती है कि हेलो एरिन्स की अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो हमें पता चलता है कि हेलो एरिन की ऑर्थो पोजीशन के जो कार्बन है वो और जो पेरा पोजीशन का कार्बन है, ठीक है, ऑर्थो की दोनों पोजीशन और पेरा की एक पोजीशन, इन तीनों पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मैं कह दूं रेजोनेंस की वजह से हेलो एरिन में ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पे ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। अब सोचो जब हेलो एरिन में ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक अटैकिंग नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा और पुराने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। या मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि ओल्ड कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इसको
इसको जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई कंपाउंड X लिया है, X के साथ इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी एक जुड़ा हुआ है, हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हम इसे किसी अलग इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लीजिए NO2+ है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल तो रिमूव हो जाए, यहां X- बन जाए, E+ निकल जाए और इसको हटा के इसकी जगह NO2+ आ जाए। ठीक है, तो X के साथ इस बार NO2 जुड़ जाना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल को, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकल जाना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल नए इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो अब हमें यह पता लगा है कि हेलो एरिन्स में ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो वहीं अटैक करेगा। मतलब हमें एक लाइन यहां क्लियर समझ में आ रही है कि हेलो एरिन्स में जो हेलोजन एटम है ये क्या करता है, ये हेलो एरिन में बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। इस वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा या फिर पेरा पर अटैक करता है। हम इसको सीधा एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि हेलोजन एटम जो बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल को सीधा या तो ऑर्थो पर जाने के लिए डायरेक्शन देता है या फिर पेरा पर जाने के लिए डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें क्लियर एक लाइन समझ में और आई यहां पे शॉर्ट में कि हमें इन शॉर्ट ये समझ में आया कि हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे ही होगा। मेटा पोजीशन पे, यहां मेटा पोजीशन पे हेलो एरिन्स में मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है, मेटा पोजीशन पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तो जिस पोजीशन पे पहले से प्लस चार्ज है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी लो है। जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कम है, एक इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जैसा कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव से अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन सीधी क्लियर हो गई कि यहां हेलो एरिन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो केवल ऑर्थो या फिर पेरा पोजीशन पे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। जैसे हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, ऑर्थो पेरा पे होगा। अब किस किस तरह के इसके एग्जांपल्स होंगे अब हम वो देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स के बारे में कि हेलो एरिन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास अभी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि आपको हेलो एरिन में कोई हैलोजन एटम से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम यहां लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ले लेते हैं साथ में क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं। क्लोरोबेंजीन में हम इस तरह से बीच में राउंड रेजोनेंस शो कर सकते हैं। इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे, मान लीजिए मैं यहां Cl2 से ही रिएक्शन करवाता हूं, Cl2 से रिएक्शन, और ये करवाते हैं हम एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, फेरिक क्लोराइड कैटेलिस्ट हम यूज करेंगे। अब यहां क्या होगा आपको पता है, क्लोरोबेंजीन में आपको पता है बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं वहां ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होता है, तो ऑर्थो पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और पेरा पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हेलो एरिन्स जो हैं ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाएंगी और साथ में पेरा प्रोडक्ट भी बनाती है। तो मान लीजिए मैं Cl2 को कुछ ऐसे लिखता हूं, Cl, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन लेता है तो पार्शियली नेगेटिव। एक्चुअली कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन क्या करता है, मान लीजिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर पार्शियली नेगेटिव होता है तो दूसरा क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। यहां हमें पता है कि ऑर्थो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पेरा पर होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेता है तो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पे क्या होगा कि ये जो H+ है इलेक्ट्रोफाइल ये चला जाएगा Cl- के साथ, H+ चला जाएगा Cl- के साथ, और ये जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ये जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ये अटैक करेगा इस नेगेटिव कार्बन पे, ऑर्थो कार्बन पे। तो ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है और ये लिविंग इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्लोरोबेंजीन में जुड़ा हुआ जो H+ है ये तो चला जाएगा और जो नया Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है ये यहां आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे
क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे आप एक्स्ट्रा एक क्लोरीन और अटैच कर सकते हैं, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसी रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है उसी में पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। तो पैरा वाले में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि यहां से ये H+ और ये Cl चला जाए, तो ये HCl यहां से अगर रिमूव होता है तो ये Cl+ यहां अटैक करेगा, तो ये पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर यहां पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, प्लस हम HCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपके ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपली समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक हाइड्रोजन को शो करके भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या करें कि क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन का जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो Cl- के साथ HCl रिमूव हो जाएगा, और जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरोनियम आयन, ठीक है, Cl+, ये क्लोरोनियम आयन या Cl+ अटैक करेगा इस नेगेटिव कार्बन पे, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है। और अगर ये पैरा वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके पैरा की जगह ये अटैक करता है तो यहां पर आपको पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ये आपकी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पे एक एक्स्ट्रा क्लोरो है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये फोर्थ हो जाएगा, तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन जो है हेलोजिनेशन, ये आपकी कंप्लीट होती है। इसमें हमने क्या किया है, इस रिएक्शन में आपने क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन या किसी भी हेलोजन एटम के साथ, आप ये रिएक्शन Br के साथ भी करवा सकते हो, Br2 से भी करवा सकते हो, तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा आपको, ठीक है। डाइब्रोमोबेंजीन या 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन और 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन ये आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहां पर पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट है, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। सेकंड हम ये एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ये होता है आपका नाइट्रेशन। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में आपको क्या करना है, जैसे हेलोजन में आपने हेलोजन अटैच किया है या सब्स्टिट्यूट करवाया है, इसी तरह नाइट्रेशन में आप नाइट्रो ग्रुप अटैच करेंगे, इसमें आप नाइट्रो ग्रुप अटैच करेंगे, ठीक है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहां भी हम क्लोरोबेंजीन यूज करेंगे, यहां हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएं। क्लोरोबेंजीन को आप इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, इसमें हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स आपको इसमें मिलानी पड़ेगी। क्लोरोबेंजीन के साथ थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, एज ए कैटलिस्ट होता है, और आपको इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाना है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो आपको मेनली एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में थोड़ा मिलाना है, और ये आपको कुछ ड्रॉप्स मिलानी, ये एज ए कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे ये एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो नाइट्रेशन की जो रिएक्शन होगी, याद रखें नाइट्रेशन की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। इस नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, HONO2, HNO3, हम HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को HONO2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां ये होगा, आपको पता है मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कई बार आपको बता चुका हूं, फोन कल करना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है, और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की होती है। यहां ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर ये पार्शियली नेगेटिव, और नाइट्रोजन आपका पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये आपका जो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑर्थो वाले हाइड्रोजन में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में H+, इस कंडीशन में ये H+ और ये OH-, H+ और OH-, H2 यहां से रिमूव हो जाएगा, और ये बचा है आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2+,
ये इलेक्ट्रोफाइल NO2+ यहां अटैक करेगा आपके ऑर्थो वाले कार्बन पे। तो जैसे ये नाइट्रो ग्रुप जिस तरह से ऑर्थो पे अटैक करता है, सेम उसी तरह से ये पैरा पे भी अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर ये ऑर्थो पे अटैक करता है तो प्रोडक्ट ये बनता है, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। और अगर ये पैरा पे अटैक करता है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है, तो ये नाइट्रो पे अटैच होगा, ये पैरा पे अटैच होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ये तो है आपका क्लोरोबेंजीन। आपने रिएक्शन करवाई है इसको नाइट्रिक एसिड के साथ अब रिएक्शन करवाते हैं। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बना है, ठीक है। यहां पे आप देखें कि क्लोरो और नाइट्रो दोनों ही एज ए सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, दोनों कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ABCD में हम देखें, इंग्लिश अल्फाबेट में हम देखें तो यहां सब्स्टिट्यूएंट दोनों में पहले ABCD में क्लोरो आता है, नाइट्रो बाद में आएगा। तो इसको हम नंबर 1 ले लें, कार्बन को इसको नंबर 2 लें, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और ये होगा आपका प्लस, यहां H2 आप लिख सकते हैं, H2O, यहां से H+OH- रिमूव होता है तो ये H2 निकलता है साथ में। ये हो जाएगा आपका 1 और 4, तो इसको हम लिखें 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है बेटा। ये आपका प्रोडक्ट यहां बन जाता है। इस तरह से इसमें आपकी अभी तक 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन, जहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपका हेलोजन एटम बिहेव करता है, और एक आपकी नाइट्रेशन, जहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह NO2+ अटैक करता है। और दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग इलेक्ट्रोफाइल, पुराने इलेक्ट्रोफाइल को तो ये रिप्लेस कर देते हैं और ये खुद वहां जाकर अटैक करके या तो ऑर्थो पर और पैरा पर 2 तरह के प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो एक आपकी हेलोजिनेशन यहां पर कंप्लीट है और दूसरी आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद तीसरी रिएक्शन सल्फोनेशन के बारे में। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? आप इसमें क्या करें, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे। सीधे हमें क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो यहां पर हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। खास बात यह है इस रिएक्शन में, जैसे आपने थोड़ी देर पहले नाइट्रेशन पढ़ा, तो नाइट्रेशन में आपको नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ता है, ठीक है। यहां आपको ये नहीं होगा कि आपको यहां कोई नाइट्रिक एसिड नहीं मिलाना, मतलब नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड आपको यूज नहीं करना है। यहां हमें क्या करना है, सीधे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H2SO4 को ऐसे भी लिख सकता हूं, HOSO3H। हम इसको H2SO3O4, H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर में ही आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखे और रिएक्शन करवाएं, अब क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पर भी हाइड्रोजन होगा, पैरा पर भी होगा। रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ऑक्सीजन यहां सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, पार्शियल नेगेटिव। सल्फर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अब इस तरह से होता क्या है, यहां H+ और OH-, ये H2 यहां पे रिमूव हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका बना है SO3H सल्फोनिक ग्रुप, जो सल्फोनिक ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है, ऑर्थो कार्बन पे। ये ऑर्थो कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी कर सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जब ये ऑर्थो पर अटैक करता है, तो यहां हम SO3H अटैच करते हैं, और जब ये पैरा पे करेगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। जब ये पैरा पे जुड़ता है तो यहां SO3H लिखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम थोड़ा स्पेशल होगा, जो अब तक हमने नाम लिखा उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे, यहां एक्चुअली क्या हुआ है कि बेंजीन के साथ एक तरफ तो क्लोरो जुड़ा हुआ है और एक तरफ आपके SO3H। SO3H एक सल्फोनिक ग्रुप है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप माना जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी पहले आता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो अब यहां पर इस
सब्स्टिट्यूएंट के बजाय हम किसको सीनियर बनाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो अब ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, इसको हम इग्नोर करें तो ये आपका बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनता है देखो एक बार ध्यान देना कि इस क्लोरीन को हम छिपाते हैं तो यहां पर क्या बनता है, बेंजीन के साथ SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो है ही, ये नंबर 1 कार्बन है, तो अब ये नंबर 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको IUPAC में नेम दे सकते हो। कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो कहते ही हैं, इसको हम ऑर्थो पोजीशन के साथ क्लोरो कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लास्ट वाला जो प्रोडक्ट होगा, इसका सेकंड प्रोडक्ट होगा, ये क्या बनेगा, प्लस H2 तो बनता ही है, इसको हम कह सकते हैं, ये 1 होगा तो ये 4th होगा, हम इसे कह सकते हैं 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर आप इसको कह सकते हो 4 की जगह, हम इसको 4 की जगह, अब देखिए ये सीनियर है, ये सीनियर हो गया, ये नंबर 1 कार्बन है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला कार्बन पैरा हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, इस रिएक्शन में हमने क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई है। तो क्लोरोबेंजीन को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन लेंगे इसमें, 4th रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट क्या है, एक्चुअली फ्रीडेल और क्राफ्ट ये साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने एक रिएक्शन करवाई थी एल्काइलेशन मतलब क्या होगा, एल्काइलेशन का मतलब जैसे आपने हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन अटैच किया, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच किया, सल्फोनेशन का मतलब सल्फोनिक ग्रुप SO3H अटैच किया, इसी तरह से एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्किल ग्रुप R, कोई ओपन चेन वाला, कोई कार्बन चेन, ओपन चेन कह सकते हैं हम इसको, तो एल्किल ग्रुप अटैच करना, ये होता है आपका एल्काइलेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें हम क्लोरोबेंजीन को इस रिएक्शन में हम रिएक्ट करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। मान लीजिए इसमें हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिससे हम मेथिल क्लोराइड लेते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा दें, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस निर्जलीय AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। रिएक्शन में क्या होगा, यहां भी वही ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H+ निकलेगा और नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। आपको पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि किसी भी बॉन्ड में कौन एटम, कौन सा ग्रुप नेगेटिव बनता है और कौन सा पॉजिटिव बनता है, ये सब डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां कार्बन से ज्यादा क्लोरीन की है, तो क्लोरीन यहां पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनाएगा और यहां कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ये होगा कि यहां जो कार्बन है, जो CH3 ग्रुप है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहां क्या होना है, यहां ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस होगा। कैसे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। इस कंडीशन में यहां से H+ और Cl- यहां से रिमूव होगा, और ये जो CH3+ बचा हुआ है, अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन। ठीक है, जब H+ तो Cl- के साथ चला जाए तो इस कार्बन पे
पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे CH3+, ये मेथिल कार्बोकेटाइन, CH3+ को मेथाइल कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। तो ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाएगा, और इसी तरह से अगर ये पेरा पर अटैक करता है तो पेरा पोजीशन पे भी CH3 होगा, प्लस आप HCl लिख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट जो बने हैं आपके ऑर्थो भी बनेगा और साथ में पेरा भी बनेगा। अब प्रोडक्ट जो बना है इसका नाम क्या हो सकता है, तो समझिए इसमें आपको पता है जब किसी बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ा होता है तो वो एक टोलुइन बन जाता है। जब बेंजीन रिंग पर CH3 होगा तो इसे हम टोलुइन कहेंगे। तो अब यहां पर इसको हम टोलुइन कह सकते हैं। तो टोलुइन अगर लेते हैं तो ये सीनियर नंबर 1 कार्बन हो जाएगा एक तरह से, तो ये सीनियर होगा तो इसके हिसाब से ये पोजीशन ऑर्थो होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये हम इसका कॉमन नेम की तरह लिख सकते हैं। जब ये टोलुइन है तो ये सीनियर होगा, इसका अपोजिट वाला पेरा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पेराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, अब बात करें हम इसका IUPAC नेम क्या बनेगा। IUPAC के अकॉर्डिंग टोलुइन जैसा कोई नाम नहीं होगा। IUPAC के अकॉर्डिंग ये एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन में एक तरफ क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरी तरफ मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्लोरो और मेथाइल दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों प्रतिस्थापी हैं। तो क्लोरो और मेथाइल में क्लोरो C से स्टार्ट होता है, मेथिल जो है वो M से स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 इस कार्बन को देंगे पहले को, जिसको सीनियरिटी मिली है ABCD में, पहले C से स्टार्ट होगा फिर M से। याद रखें, कंफ्यूज ना हो, क्लोरो का C, इस C को देखकर डिसीजन ना लें। क्लोरो का जो नाम होता है वो C से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको नंबर 1 दे रहे हैं। और यहां मेथाइल में भी स्ट्रक्चर तो C से स्टार्ट है बट मेथाइल नाम M से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको नंबर 2 देंगे। तो यहां हम कह सकते हैं 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं ये 1 क्लोरो है, ये 4 मेथाइल है, तो 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यहां तक कंप्लीट होती है। इसमें आप इस रिएक्शन में आप एल्किल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हैं, मेथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, बस कुछ नहीं है, जो हैलोजन जुड़ा होता है उसको H+ के साथ निकाल देना है और बचा हुआ जो एल्किल ग्रुप है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस कार्बन को इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैच कर देना है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, एल्किल ग्रुप को क्लोरोबेंजीन में या हेलोएरिन में अटैच किया है, तो इसलिए इसको एल्किल ग्रुप को ऐड किया है, इसलिए इसको हम एल्काइलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आपकी 4 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली आपकी हेलोजिनेशन, दूसरा आपकी नाइट्रेशन, थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन और फोर्थ हो गई फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक लास्ट आपकी 5th रिएक्शन इसमें बची हुई है, आइए उसको भी देखते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन को इसमें आप रिएक्ट करवाते हो। एसाइलेशन जो वर्ड दिया हुआ है इसको आप एसिटाइलेशन भी लिख सकते हैं, एसिटाइलेशन, हिंदी में इसको एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एसिल ग्रुप का मतलब है आपको यहां एसिटिल क्लोराइड लेना है, आपको कोई एल्केनोइल हैलाइड लेना है, जैसे आप लेते हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करवाते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। जस्ट इससे पहले आपने जो रिएक्शन की है फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, वहां आपने एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 कैटलिस्ट यूज किया था और यहां भी आप यही कर रहे हैं, यहां भी कैटलिस्ट आपका सेम है, बस ये जो रिएजेंट है ये एसिटिल क्लोराइड है और इससे पहले वाले में एल्किल हैलाइड था। इस रिएक्शन में क्या होगा, वही ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा और ये Cl क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करेगा और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। यहां इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हेलोएरिन्स में
ऑर्थो और पैरा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो हम इसको पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे, ये H+ बना देते हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका H+ इस Cl- के साथ HCl यहां से रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है CH3CO+, ये जो एसिटो ग्रुप है, ये एसिटो ग्रुप आपके ऑर्थो पर और पैरा पे ऐड हो जाएगा। तो जब आपका एसिटो ग्रुप जब ये एसिटो ग्रुप ऑर्थो पर अटैच होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और साथ ही जब ये पैरा पे अटैच होता है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जब आपका ये एसिटो ग्रुप CH3CO ग्रुप ऑर्थो पे अटैच होगा तो क्या होगा, ये H+Cl- तो रिमूव हो जाएगा, ये C+ बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से, तो COCH3, ये बन जाएगा COCH3, और जब ये पैरा वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करके यहां जुड़ता है तो यहां पर आपके COCH3, इस तरह से दो प्रोडक्ट इसमें बनते हैं और साथ में आपका इसमें HCl बन जाएगा, साथ में HCl। अब हम बात करें बेटा इसमें नाम क्या होंगे इनके, अब हम बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो पहला हम देखें इसका, हम अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर, जब मैंने कीटोन्स के बारे में पढ़ाया था, जब मैंने कीटोन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, किसी भी स्टूडेंट को अगर IUPAC से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नोमेनक्लेचर में तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। मैं सारे फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, तो कीटोन का जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो तो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, इसको अब मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के बीच में CO है और यहां एक तरफ इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। क्या लिखा मैंने, CH3CO और बेंजीन, CH3CO और बेंजीन। इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड आपका कीटोन नजर आ रहा है क्योंकि दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन चेन के बीच में CO ग्रुप है, तो ये आपका कीटोन है। अब इस कीटोन का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, CH3CO को मिलाकर हम एसिटो लिखते हैं, इसको हम एसिटो लिखते हैं। ये फेनिल रिंग होती है तो इसका हम फेन लेते हैं, प्लस कीटोन का जो सफिक्स होता है ऑन, ये यूज करते हैं, तो इसका नाम बनता है एसिटो प्लस फिनोन, एसिटो प्लस फिनोन, एसिटोफिनोन इसका IUPAC नेम बनता है। तो अब हम, ये अगर नंबर 1 है एक तरह से तो ये नंबर 2 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एसिटोफिनोन, तो ये है ही सही। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें एसिटोफिनोन, और यहां ऑर्थो पे क्लोरो है तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन भी लिख सकते हैं, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, दोनों ही नाम अपनी जगह पर सही है। ठीक है, ऑर्थो आप कॉमन नेम में यूज करते हैं नॉर्मली, और 1 2 3 4 जो पोजीशन लिखते हैं ये IUPAC में होता है। इसी तरह ये भी आपका एसिटोफिनोन है, ये नंबर 1 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रिएक्शन यहां पे कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एरिन्स की, ये टॉपिक आपका यहां तक कंप्लीट होता है। आपके अब तक हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो टोटल 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई डाउट्स या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। दूसरा, आपको पुराने वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।